Hello children, welcome back to my channel Economics with Purnima Sharma. Before starting today's topic, I want to make a request to you all to subscribe, to like and to comment and share more and more so that I can be motivated and I can do my best effort for you, right? Because I told you I am a human being. I also need the motivation from your side, right? एंड वन थॉट मोटिवेशनल थॉट फॉर यू कि अगर खुद पर विश्वास रखो बच्चों तो वो तुम वो कर सकते हो जो तुम सोचते हो। तो उसमें क्या दो चीजें जरूरी है, एक तो खुद पे विश्वास करना कि आई कैन डू, दूसरा अपने थॉट प्रोसेस को चेंज करना। जो अभी कुछ बच्चे कर रहे हैं, पहले उनको अपना थॉट प्रोसेस चेंज करना पड़ेगा कि मुझे एग्जाम में अच्छा करना, पहले ये थॉट लाना पड़ेगा। थॉट लाके फिर अपने विश्वास करना पड़ेगा, यस आई कैन डू। पहले थॉट जनरेट करो, फिर अपने पे विश्वास करो कि मैं अभी भी बहुत कुछ कर सकता हूं, तो डेफिनेटली यू कैन डू व्हाट यू थिंक। तो पहले चेंज योर थिंकिंग, change your thoughts, right, and have the faith in yourself, then you can do whatever you think। ठीक है, तो अच्छा अच्छा सोचो, ठीक है, अच्छा करने की सोचो, डेफिनेटली यू विल डू इट, राइट। अब आ जाइए टॉपिक पे। कल तक मैंने आपको पढ़ाया था क्या बच्चों कि इकोनॉमिक सिस्टम आपको पढ़ा दिया, इसके बाद इकोनॉमिक प्लानिंग पढ़ाया, इकोनॉमिक प्लानिंग के 4 गोल्स पढ़ाए, वो विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 3 और 4 मार्कर क्वेश्चन। और आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ कि इसमें और आप क्या क्या चैप्टर में कवर करेंगे। इसको मैंने बताया था बहुत ही इंटरेस्ट के साथ पढ़िएगा, ठीक है, और समझ के पढ़िएगा, क्योंकि किसी भी 2 लाइन से भी क्वेश्चन आ जाता है 3 मार्कर। तो इसको ऐसे ही नहीं पढ़ना है, इसको समझ के पहले इंटरेस्ट डेवलप करो, ये बोरिंग सोच के मत पढ़ो, और फिर उसकी जो लाइन है मेन लाइन से उसको अंडरलाइन कर लो, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन उन्हीं से बनते हैं। अब इस चैप्टर में जो आगे पढ़ोगे आप 50 से 90 ये पीरियड है, उसके बीच में what was the status of agriculture sector, what was the status of industrial sector, and what was the status of foreign trade during this period of time। कि पहले हम 50s पे जब आए आफ्टर इंडिपेंडेंस तो कैसा था, फिर कैसी कौन सी पॉलिसीज बनाई गई, फिर उनका क्या इम्पैक्ट हुआ, ठीक है। कौन कौन से 3 सेक्टर में पढ़ने वाले हो, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड फॉरेन ट्रेड। पहला मैंने टॉपिक पहले तो किसी टॉपिक को पढ़ने से पहले उसका मेन टॉपिक आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या टॉपिक्स हैं जिसका हमको इसमें तैयार करने हैं। पहले मैंने बताया इकोनॉमिक सिस्टम, देन इकोनॉमिक प्लानिंग। इकोनॉमिक सिस्टम में क्या पढ़ाया था, मीनिंग एंड 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, कौन सा इंडिया ने यूज किया, क्यों यूज किया, राइट। फिर बताया था इकोनॉमिक प्लानिंग कब स्टार्ट हुई, राइट, उसका मीनिंग, राइट। उसके बाद इकोनॉमिक प्लानिंग के 4 लॉन्ग टर्म गोल्स, राइट, शॉर्ट टर्म गोल एंड लॉन्ग टर्म गोल के बीच में डिफरेंस, राइट, एंड 4 लॉन्ग टर्म गोल्स। उसके बाद एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, फॉरेन ट्रेड। और इन तीनों में आप क्या पढ़ोगे कि क्या स्टेटस था उस समय पे, क्या प्रॉब्लम्स थी, फिर गवर्नमेंट ने, क्योंकि प्रॉब्लम्स तो थी, क्योंकि हमारी इकोनॉमी वर्स कंडीशन में पहुंच गई थी, राइट, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, ऑलरेडी आई एक्सप्लेन टू यू। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या प्रॉब्लम्स थी, फिर क्या गवर्नमेंट ने स्ट्रैटेजीज बनाई, ठीक है, फिर उन स्ट्रैटेजीज का क्या आउटकम आया, ठीक है। इसी तरह से इंडस्ट्रियल सेक्टर का भी पढ़ोगे कि इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसा था उस समय पे, पहले ही पढ़ चुके हो ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। फिर गवर्नमेंट ने कौन सी पॉलिसी बनाई टू ग्रो एग्रीकल्चर सेक्टर, उसका फिर क्या इम्पैक्ट हुआ। इसी तरह से फॉरेन ट्रेड। तो ये आपका पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ बच्चों एग्रीकल्चर सेक्टर बिटवीन द पीरियड 50 till 90। एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा ये एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा था, इसमें हम सब टॉपिक कौन कौन से पढ़ेंगे। पहले क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे हम एग्रीकल्चर सेक्टर में, राइट। दूसरा स्ट्रैटेजीज, अब ये प्रॉब्लम्स थी तो इन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए
क्या मेजर्स लिए गवर्नमेंट ने, क्या स्ट्रेटेजी प्लान करी सो दैट एग्रीकल्चर सेक्टर विल ग्रो, will be out of all these problems and will start growing, right? इसके बाद इन पॉलिसीज जो गवर्नमेंट ने बनाए, अडॉप्ट की, मेजर्स जो गवर्नमेंट ने लिए, उसका आउटकम क्या आया? क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बिटवीन 50 till 90। ये 3 टॉपिक इसमें आप पढ़ेंगे, किसमें? एग्रीकल्चर सेक्टर बिटवीन 50 till 90। I am going to start first problem. On the eve of independence, ब्रिटिशर्स का मैंने आपको बता ही दिया बच्चों। ब्रिटिशर्स ने जमींदारी सिस्टम यूज किया था, ठीक है, और क्या किया था? पीजेंट्स को, फार्मर्स को एक्सप्लॉइट किया था, हाई रेट पे लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, लगान लेते थे। इसके बाद इन्वेस्टमेंट कुछ करते नहीं थे, उनसे ज़्यादा से ज़्यादा छीन लेते थे, ना उनके पास छोड़ते थे, ना अपनी साइड से कुछ इन्वेस्टमेंट करते थे, किसमें? टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड। तो लैंड की प्रोडक्टिविटी कम होती जा रही थी, ये मैंने पहले ही बताया था। वही चीज यहाँ पे रिपीटेड है, ठीक है, कि कैसी सिचुएशन थी? प्रोडक्टिविटी लो थी। अब प्रोडक्टिविटी क्या होती है? आउटपुट पर हेक्टेयर पीस ऑफ लैंड, राइट? प्रोडक्टिविटी लो होने का रीजन क्या था? आउटडेटेड टेक्नोलॉजी यूज करते थे, क्योंकि फार्मर्स के पास पैसा ही नहीं था टू इन्वेस्ट, ज्यादा से ज्यादा गवर्नमेंट ले लेती थी। अब आउटडेटेड टेक्नोलॉजी यूज करते थे, इसलिए लो प्रोडक्टिविटी थी। दूसरा रीजन बच्चों क्या था? कि स्मॉल लैंड होल्डिंग्स थी, जो लास्ट में लिखा मैंने। स्मॉल लैंड होल्डिंग के कारण जो एडवांस टेक्नोलॉजी होती थी वो उस पर यूज नहीं कर सकते थे, बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज ऑफ लैंड होल्डिंग, द मैकेनाइजेशन, द कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी कुड नॉट बी यूज्ड, ठीक है। तो obviously the output per hectare piece of land would be low because of adoption of outdated technology. Outdated technology एक रीजन, उसमें से ये भी था कैपिटल नहीं थी। दूसरा रीजन क्या था? स्मॉल लैंड होल्डिंग्स थी, जिसने क्या किया बच्चों? प्रोडक्टिविटी को लो कर दिया। समझ में आया अच्छे से बच्चों? ठीक है। अब आ जाइए, दूसरा प्रॉब्लम क्या था? डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट था, सेकेंड पॉइंट। Disguise unemployment. What is it? Where more number of people engage in the activity than required. ठीक है, 7 लोग एक फार्म पीस ऑफ लैंड पे काम कर सकते हैं, कर इनफ है, लेकिन लगे कितने? 10। तो 3 क्या हुए? हो गए डिस्गाइज। दे विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज मतलब छुपी हुई, वो दिख कैसे रहे हैं? जैसे वो काम कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में क्या है कि वो दे आर एडिंग नथिंग टू द आउटपुट। वो कुछ भी आउटपुट को उस पीस ऑफ लैंड पे बढ़ा नहीं रहे हैं, तो वो एक्चुअली क्या? अनएम्प्लॉयड है। लेकिन कैसे? जो एम्प्लॉयड जैसे दिखते हैं, वास्तव में वो कुछ प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं। तो दिस काइंड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज नोन एज डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, दैट यू स्टडी अंडर द चैप्टर एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ ऑल्सो, राइट। तो दूसरा रीजन डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट था। अब ये क्यों था बच्चों? ऑलरेडी इन फर्स्ट चैप्टर आई एक्सप्लेन टू यू, इफ यू विल सी द वीडियो ऑफ चैप्टर 1 यू विल गेट इट। क्यों था? हैंडीक्राफ्ट रूइन कर दिया था बच्चों, ठीक है। किस पॉलिसी से? डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी से। क्यों? टू गेट रॉ मटेरियल फ्रॉम इंडिया और टू सेल देयर फिनिश्ड गुड्स इन इंडिया, ठीक है। ये दो टू फोल्ड मोटिव था, जिसके कारण उन्होंने डी इंडस्ट्रियलाइजेशन किया। फर्स्ट चैप्टर, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन करने के लिए उन्होंने डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी यूज की, राइट। अब डिस्गाइज ये जो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन किया बच्चों, तो क्या हुआ? जितने भी आर्टिशन उसमें एम्प्लॉयड थे, अब वो कहाँ जाएंगे? वो अनएम्प्लॉयड हो गए, क्योंकि इंडस्ट्रीज बंद, यानी कि काम लोगों के लिए बंद। तो ऑल द आर्टिशंस who were engaged in the handicraft industries, those all artisans becomes unemployed. इंडस्ट्रीज थी नहीं, तो उनके पास क्या ऑप्शन था? उनके पास सिर्फ ऑप्शन क्या था कि वो एग्रीकल्चर में जाके अपने आप को एंगेज कर लिए, जबकि वहां पे जरूरत नहीं थी बच्चों उनकी। तो वहां पे क्या हुआ? फिर डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट हो गई। 5 लगे हुए थे पहले से ही, 5 और ऐड हो गए, क्योंकि उनको कहीं जॉब नहीं मिली। अब जो और ऐड हो गए वो जरूरत ही नहीं थी, ठीक है। तो वो क्या हो गई? डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट हो गई।
उसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या फेस कर रहे थे, हाई डिपेंडेंसी ऑन रेनफॉल। अब गवर्नमेंट ने, जमींदास ने बच्चों कुछ नहीं किया हमारे फार्मर्स के लिए, ठीक है, कोई परमानेंट सोर्स ऑफ इरिगेशन उन्होंने अवेलेबल नहीं करा है। द फार्मर्स स्टिल वर डिपेंडेंट ऑन द रेनफॉल एंड इन केस ऑफ स्कैंटी रेनफॉल द आउटपुट ऑन द पीस ऑफ लैंड बिकम्स जीरो, बहुत कम, और सिर्फ रेनी सीजन में एक ही क्रॉप वो ग्रो कर सकते थे, ठीक है। तो क्या था, हाई डिपेंडेंसी ऑन रेनफॉल। कोई डैम, अभी क्या है, डैम के थ्रू, कैनाल के थ्रू वाटर पहुंचवाती है गवर्नमेंट, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराती है, इलेक्ट्रिसिटी ट्यूबवेल के लिए लोन देती है, तो क्या परमानेंट सोर्स ऑफ इरिगेशन प्रोवाइड करा रही है, सो दैट अदर देन रेनी सीजन द फार्मर्स कैन ग्रो मोर क्रॉप्स, and in rainy season also if there is a scanty rain, so they can, the output cannot be affected because the farmers now have the permanent means of irrigation। लेकिन उस समय पे ऐसा नहीं था, क्यों, क्योंकि इंटरेस्टेड नहीं थे ब्रिटिशर्स, राइट। तो हाई डिपेंडेंसी ऑन रेनफॉल, दैट वाज द मेन कॉज बिहाइंड द लो प्रोडक्टिविटी, राइट। नेक्स्ट था सब्सटेंस फार्मिंग। सब्सटेंस फार्मिंग क्या होती है बच्चों, once the farmers grow just to meet their own demand, they are not producing for market, for selling, right, only they are producing to meet the demand of their family, right, this is known as subsistence farming। और commercial farming क्या होती है, जब farmers used to grow to sell in the market, ठीक है। लेकिन उस समय पे farmers क्या थे, illiterate थे, they were satisfied with their living standard, तो कैसा, बस जितना अपनी फैमिली के लिए चाहिए उतना ग्रो करके वो सेटिस्फाइड हो जाते थे, राइट। तो कैसी फार्मिंग थी बच्चों, सब्सटेंस फार्मिंग थी, दैट इज ऑल्सो द कॉज बिहाइंड द लो प्रोडक्शन, राइट, ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड। आउटडेटेड टेक्नोलॉजी थी, पहले तो फार्मर्स इंटरेस्टेड ही नहीं थे ज्यादा ग्रो करने के लिए, दूसरा गवर्नमेंट ने भी उनको हेल्प नहीं करी, जमींदार ने भी हेल्प नहीं करी, उनके पास पैसे नहीं थे यूज करने के लिए, उनके पास लैंड होल्डिंग्स थी छोटी, जिस पर हम वो एडवांस टेक्नोलॉजी यूज नहीं कर सकते थे, जिसके कारण क्या हुआ, बहुत सारे फार्मर्स दे वर बाउंड टू अडॉप्ट द आउटडेटेड टेक्नोलॉजी। इफ दे हैव स्मॉल लैंड होल्डिंग, इफ दे डोंट हैव कैपिटल, तो दे आर बाउंड टू अडॉप्ट द आउटडेटेड टेक्नोलॉजी। अगर वो चाहे तभी भी नहीं कर सकते बच्चों, ठीक है। तो आउटडेटेड टेक्नोलॉजी थी, जिसके कारण फिर आउटपुट पर हेक्टेयर पीस ऑफ लैंड कम था, ठीक है। इसके बाद था कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द टेनेंट एंड लैंडलॉर्ड्स। इन दोनों ग्रुप्स के बीच में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट चलता था। क्यों कॉन्फ्लिक्ट चलता था, क्या रीजन था, क्यों, क्योंकि जो लैंडलॉर्ड्स होते थे बच्चों, वो उन्होंने बस फार्मर्स को, टेनेंट्स को लैंड दे दी और हमें इतना चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा उनसे छीन लेते थे। कॉस्ट की बात करें, कॉस्ट को शेयर नहीं करते थे, कितना पैसा इसके मेन्योर में लग रहा है, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में लग रहा है, ठीक है, पेस्टिसाइड में कितना लग रहा है, उससे उनको कोई मतलब नहीं होता था बच्चों, सिर्फ उनको मतलब होता था आउटपुट से। अब सोचो कोई हमारे इफर्ट्स शेयर करने आ जाए और हमारी कॉस्ट, हमारी मेहनत शेयर ना करे, तो गुस्सा आएगा ही आएगा। और ये जो गुस्सा था, ये क्या था, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टेनेंट्स एंड लैंडलॉर्ड्स, ठीक है। अब आ जाइए, स्मॉल लैंड होल्डिंग्स थी, ठीक है, ज्यादातर लैंड किसने छीन ली थी, जमींदार ने, ठीक है। जमींदार अगर मान लो वो लोन लेते थे, लोन रिपे नहीं कर पाते थे, तो जमींदार लोग क्या करते थे बच्चों, उनसे पीस ऑफ लैंड, उनकी लैंड पे ऐसे अंगूठा लगवाया, इलिटरेट थे लोग, जानते ही नहीं थे, उल्टा सीधा मैनिपुलेशन उनके अकाउंट में करते थे और उनसे लैंड छीन लेते थे। तो ज्यादातर इस जमींदारी सिस्टम के कारण और क्या हुआ बच्चों, और अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया लैंड का, और बहुत स्मॉल होल्डिंग, कुछ ही फार्मर्स थे जिनके पास बिग पीस ऑफ लैंड था, बहुत बड़ा जमींदार, और बाकी फार्मर्स के पास स्मॉल लैंड होल्डिंग्स थे। तो ये प्रॉब्लम्स क्या फेस कर रहे थे, कौन, फार्मर्स, किस सेक्टर में, एग्रीकल्चर सेक्टर में, ठीक है।
अब इन प्रॉब्लम्स के चलते इस प्रॉब्लम्स को साथ में लेके तो आगे नहीं बढ़ा जा सकता था बच्चों, ठीक है। तो इन प्रॉब्लम्स को जब देखा गवर्नमेंट ने तो उन्होंने सोचना शुरू किया कि व्हाट टू डू टू इंक्रीज टू द प्रोडक्टिविटी इन दिस प्राइमरी, क्योंकि प्राइमरी सेक्टर तो क्या होता है बच्चों, बेस होता है। अगर प्राइमरी सेक्टर अच्छा नहीं होगा, आउटपुट नहीं देगा, तो सेकेंडरी सेक्टर कैसे डेवलप होगा, क्योंकि सेकेंडरी सेक्टर गेट द रॉ मटेरियल फ्रॉम प्राइमरी, और सेकेंडरी और प्राइमरी डेवलप नहीं होंगे तो हु विल डिमांड फॉर द टर्शरी सेक्टर सर्विसेज, ट्रांसपोर्ट की डिमांड कौन करेगा, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, इसकी डिमांड कौन करेगा, तो टर्शरी सेक्टर का ग्रोथ नहीं होगा। तो दोनों सेक्टर की ग्रोथ किस पे डिपेंडेंट है, प्राइमरी सेक्टर, एग्रीकल्चर विच इज द रॉ मटेरियल प्रोवाइडर, ठीक है। अब ये प्रॉब्लम्स के चलते गवर्नमेंट ने क्या बनाया, ये स्ट्रैटेजी प्लान की, ठीक है, स्ट्रैटेजी, मेजर्स और पॉलिसीज टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, ठीक है। अब उसमें उन्होंने लैंड रिफॉर्म्स बनाए कुछ, ठीक है, और ग्रीन रिवोल्यूशन, ठीक है, लैंड रिफॉर्म्स एंड ग्रीन रिवोल्यूशन, ये दो तरह की स्ट्रैटेजी। ग्रीन रिवोल्यूशन को और क्या बोलते हैं बच्चों, न्यू एग्रीकल्चरल स्ट्रैटेजी, ठीक है। न्यू एग्रीकल्चरल स्ट्रैटेजी इज द नेम ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन, अनदर नेम ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन। तो कंफ्यूज नहीं होना, कभी कभी एग्जाम में इस तरह से सब्स्टिट्यूट नेम भी दे देते हैं। न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रैटेजी इज द अनदर नेम ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन। और ये क्या था, लैंड रिफॉर्म्स था। तो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम उनको दिखी किसको, गवर्नमेंट को, दैट इज अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन विच वाज कॉज्ड बिकॉज ऑफ जमींदारी सिस्टम, ठीक है। अब उन्होंने सबसे पहले लैंड रिफॉर्म्स का मतलब क्या था कि चेंज ऑफ ओनरशिप ऑफ लैंड होल्डिंग्स, लैंड होल्डिंग्स की जो ओनरशिप है उसको चेंज करने को ही उन्होंने लैंड रिफॉर्म्स का नाम दिया, ठीक है। कि जो लैंड है एक्चुअली वो किसके हाथ में जानी चाहिए, हु ऑल आर टेनेंट, राइट। द लैंड शुड बी प्रोवाइडेड टू द फार्मर्स, नॉट, इट शुड नॉट बी ओन्ड बाय द जमींदार। जमींदार की ओनरशिप नहीं होनी चाहिए, किसकी होनी चाहिए, जो उस पर कल्टीवेशन कर रहा है, यानी कि फार्मर्स को। और ये जो था इसी को किसका नाम दिया गया इनिशियली, लैंड रिफॉर्म्स का, क्योंकि क्या था, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन था किसका, लैंड का। लैंड क्या है, मेन प्रोडक्टिव एसेट्स इन विलेजेस, ठीक है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द फार्मर्स पीपल एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर, तो उसी का डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल है। अब उसको इक्वल करने के लिए जो प्लान किया गया उसी को हम बोलते हैं लैंड रिफॉर्म्स। उसको क्या बोलते हैं बच्चों, लैंड रिफॉर्म्स, राइट। अब लैंड रिफॉर्म्स में आपका उन्होंने किस तरह से रीडिस्ट्रीब्यूशन करने की कोशिश की, सबसे पहले उन्होंने लैंड सीलिंग एक्ट बनाया बच्चों, ठीक है। लैंड सीलिंग एक्ट बना के उन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट ने मैक्सिमम एरिया ऑफ लैंड डिसाइडेड विच कुड बी ओन्ड बाय द फार्मर्स। उन्होंने कहा मैक्सिमम दिस मच ऑफ लैंड ए फार्मर कैन ओन, ठीक है। उन्होंने क्या क्या सीलिंग डिसाइड करी, मैक्सिमम लिमिट डिसाइड करी, किसकी, लैंड की, ठीक है। और इससे ज्यादा अगर किसी के पास है तो वो कौन ले लेगा, वापस गवर्नमेंट ले लेगी, ठीक है, गवर्नमेंट उसको वापस ले लेगी, ठीक है। और लेके क्या करेगी, खुद तो खेती नहीं करने वाली गवर्नमेंट ने कहा कि सरप्लस लैंड को किस में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, लैंडलेस फार्मर्स में, मार्जिनल फार्मर्स में, जिनके पास छोटे छोटे पीसेस ऑफ लैंड है या जो क्या है लैंडलेस फार्मर्स है, उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो क्या होगा, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, राइट। अब इसके लिए पहले मैक्सिमम लैंड सीलिंग एक्ट बना, लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ, ठीक है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है बच्चों, हर जगह करप्शन है, हर जगह बेईमानी है, डिसऑनेस्टी है। अब गवर्नमेंट में कुछ लोग ऐसे थे जिनके पास लैंड भी थी। जब ये डिस्कशन हो रहा था उसके इम्प्लीमेंट होने से पहले, लैंड सीलिंग एक्ट के इम्प्लीमेंट होने से पहले ही ये लीक हो गई बात कि गवर्नमेंट ऐसा करने वाली है,
राइट। अब जब गवर्नमेंट ऐसा करने वाली है, सारे फार्मर्स जिनके पास उस मैक्सिमम लिमिट से ज़्यादा लैंड थी उनको पता चली, तो इम्प्लीमेंट होने उन्होंने डिले कर दिया। जो अंदर गवर्नमेंट के सिस्टम के पार्ट थे उन्होंने इस एक्ट को इम्प्लीमेंट करने में डिले कर दी। और मीनवाइल उसी बीच में बाकी सारे उन्होंने अपने सारे रिलेटिव्स को बता दिया ऐसा होने वाला है, भाई कुछ करो, ठीक है। और उन्होंने सारे रिलेटिव्स ने बच्चों क्या किया, अपनी लैंड को अपने वाइफ, अपने बच्चे, अपने रिलेटिव्स उनके नाम में ट्रांसफर कर दी जो उनकी एक्सेस लैंड थी। और ऑन पेपर क्या दिखाया कि दिस मच ऑफ लैंड, कितना, जितना गवर्नमेंट ने डिसाइड किया, इज ओनली ओन्ड बाय मी, आई डोंट हैव एनी सरप्लस लैंड विद मी, ठीक है। और इससे क्या हुआ, लैंड उन्हीं के पास रही, ठीक है, और ऑन पेपर वो उतनी ही रही, राइट। और जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड था वो वैसा का वैसा ही रहा, ठीक है। लेकिन केरला की गवर्नमेंट ऑनेस्ट थी, ठीक है, और वहां पे ये उन्होंने उसको लीक नहीं होने दिया था, केरला की गवर्नमेंट, राइट। और वहां पे क्या हुआ बच्चों, जो लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल हुआ बिकॉज ऑफ द लॉयल्टी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ केरला स्टेट। वहां पे रीडिस्ट्रीब्यूशन अगर हुआ तो उसने वर्क किया, उसकी लैंड मोर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, और बाकी स्टेट्स ने, ठीक है। अब ये जो लैंड सीलिंग एक्ट हुआ उसके बाद रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ, किस क्या करने के लिए, हियर टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी। कैसे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी बच्चों, अब देखो सपोज ये रूम मेरा है, ये सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, ठीक है, विल हियर मोटिवेट मी टू टेक केयर ऑफ दिस रूम फुलेस्ट, ठीक है। खुद से मैं सोचूंगी क्योंकि ये मेरा है, ध्यान से रखना है। और बहुत सारे लोग रेंट पे रहते हैं, किसी और का है, ठीक है, 2 महीने बाद जाना है, 1 साल बाद चले जाना, तो वो उसकी इतनी केयर नहीं करते, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि लैंड क्यों ना उसी को दे दी जाए जो उस पर खेती कर रहा है, और जो सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस आएगी, ठीक है। और रेंट क्या, लगान डिसाइड कर दिया कि आपको इतना देना है। इन जो जमींदारी सिस्टम खत्म हो गया, तो बिग चेन ऑफ इंटरमीडिएरीज, पहले क्या सिस्टम था, पहले गवर्नमेंट, फिर जमींदार्स ने भी बहुत सारे लोग रखे हुए थे कलेक्ट करने के लिए लगान, और फिर वो फार्मर से लगान लेते थे। फार्मर से जो लगान लेते थे इतना सारा लेते थे, ठीक है, उनके आउटपुट का मेजर प्रोपोर्शन ले जाते थे, और फिर वो किस में डिस्ट्रीब्यूट होता था, अमंग द बिग चेन ऑफ मिडिल मैन। अब ये क्या हुआ, जमींदार्स खत्म हो गए, फार्मर्स किसके कांटेक्ट में आ गए, डायरेक्ट कांटेक्ट में आ गए गवर्नमेंट के। अब ये बिग चेन ऑफ मिडिलमैन जब खत्म हुई तो फार्मर्स जो देते थे वो डायरेक्ट गवर्नमेंट को जाता था, और फार्मर्स के पास इनफ बचता था बच्चों टू सेटिस्फाई देयर नीड्स ऑफ लाइफ, टू रेज देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड टू अपग्रेड द लैंड क्वालिटी। उनके पास इन्वेस्टमेंट के लिए इनफ बचता था। ये फायदा हुआ हमारे लैंड रिफॉर्म्स का, ठीक है, जिसके लिए क्या एम रखा गया था इस पॉलिसी का, एम लैंड टू द टीलर्स, कि लैंड किसको दी जाए, टीलर्स को, कि जो उस पे खेती कर रहे हैं, राइट। इसके बाद एबोलिशन ऑफ इंटरमीडिएरीज ब्रॉट कितने लाख, 200 लाख टेनेंट्स को डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में ले आया था, किसकी, गवर्नमेंट के। तो क्या हुआ, बिग चेन ऑफ मिडिलमैन समाप्त हो गई, ठीक है। तो ये सब किस में हुआ, लैंड रिफॉर्म्स में हुआ। अब ये बाकी मैं ग्रीन रिवॉल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, राइट। अब इतना आप पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे, एंड विल आस्क योर डाउट। हैव ए नाइस डे and take care of your health and be focused on your studies.